हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। वीडियो का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था 1890 में। ठीक है लर्नर्स, इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने मांग को डिस्कस किया था। मांग क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं और मांग का नियम क्या होता है, मांग वक्र का ढलान क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब आप यहाँ पर देखिए दो कंसेप्ट आ गए हमारे पास, मांग और लोच, इलास्टिसिटी एंड डिमांड। डिमांड के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा पहले इलास्टिसिटी को जान लेते हैं, फिर हम समझ पाएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें, इलास्टिसिटी का जो मीनिंग है वो हिंदी में हम इसको कहते हैं लोच। लोच यानी कि जिसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, मतलब कि लोचशील या इलास्टिक हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें कि हम अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाई जाती है तो वो रिस्पोंड करती है अकॉर्डिंगली। तो जो रिस्पोंड करे उसको हम क्या कहते हैं कि वो जो चीज़ है वो इलास्टिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम सपोज कीजिए ये पेन है, हम इसको इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन कि ये इलास्टिक नहीं है। पर अगर इसकी जगह कोई भी ऐसी चीज़ होती है जैसे कि जो रबड़ होती है जिसको हम स्ट्रेच करें, या स्प्रिंग है उसको हम स्ट्रेच करें तो वो अपनी शेप को चेंज करता है। तो जैसे ही हमने उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें इलास्टिसिटी है। ठीक है, वो इलास्टिक है। तो कुछ ऐसा ही मीनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होता है कि जब जो डिमांड है वो कुछ जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स कौन से होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, मांग को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं इनमें चेंज की वजह से अगर ये रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, इफ इट रिस्पॉन्ड्स, अगर ये रिस्पोंड करती है, ये उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, कम हो या ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे कि जो डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक है। डिमांड इज इलास्टिक। और अगर ये रिस्पॉन्स ना करे, इफ इट रिस्पॉन्ड्स देन डिमांड इज इलास्टिक। अगर नो रिस्पॉन्स है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है वो चेंज हो रहा है पर डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नो रिस्पॉन्स, तो हम कहेंगे कि जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है। ठीक है, अगर हम इस इतनी चीज को समझ गए कि क्या मतलब है इलास्टिक होने का और क्या मतलब है इन इलास्टिक होने का, तो अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है लर्नर्स, तो आप समझ ही होंगे कि अगर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से अगर डिमांड रिस्पॉन्स करती है, मतलब वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो हम कहेंगे कि डिमांड इलास्टिक है। बट अगर डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, तो हम कहेंगे कि डिमांड इलास्टिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि सपोज कीजिए हम कह रहे हैं कि ये क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स कमोडिटी की। ठीक है, अब ये किन किन फैक्टर्स पर जो है डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये हमने लास्ट वीडियो में किए थे लर्नर्स। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बेस है इसका। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर उसे देखिएगा। तो चलिए इस पर आ जाते हैं वापस। तो ओन प्राइस, खुद के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है डिमांड। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, रिलेटिव गुड के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, इसके अलावा टेस्ट प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करती है प्राइस के रिगार्डिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये सारे फैक्टर्स हैं, तो इनका जब इस पे इफेक्ट आता है उसके मेजरमेंट को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आप इस डेफिनेशन को
ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस डेफिनेशन से ही हमारी आगे की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। डेफिनेशन क्या है कि जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ये वाले, इनमें चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज होता है उसके मेजरमेंट को, उसके माप को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यानी कि मेजर ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू change in factors affecting demand. Factors affecting demand. इसके माप को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम हिंदी में कर सकते हैं इसे कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, यानी कि इट इज मेजर ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? मेजर की। अच्छा, यही डिफरेंस है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा भी कि क्या लॉ ऑफ डिमांड है जो मांग का नियम, उसमें और फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस हुआ? क्योंकि वहां भी तो हम चेंज की बात कर रहे हैं। बट लर्नर्स, जो लॉ ऑफ डिमांड है, एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड में हम किसकी बात कर रहे हैं? वी ओनली डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ चेंज। हम सिर्फ जो परिवर्तन है उसकी दिशा की बात करते हैं। क्या कहते हैं हम यहाँ पर कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो हमने सिर्फ किसकी बात की? डायरेक्शन की बात की। बट यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? मेजर। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं ओनली, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेजरमेंट की बात कर रहे हैं कि माप कितना है। ठीक है, कितनी होगी वो? एक होगी, दो होगी, कितना? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर हम कह रहे हैं कि चेंज कितना हो रहा है, हम उसके माप की बात कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस है लॉ ऑफ डिमांड में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। तो अब बात करते हैं कि जो टाइप्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप ये देखिए कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मेजरमेंट की बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो मेजरमेंट में हम सारे फैक्टर्स को जो है मापा नहीं जा सकता, सबका मेजर पॉसिबल नहीं होता, कुछ हैं कुछ नहीं है मेजर के। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जिनको हम जो है जिनका न्यूमेरिकल मेजर या जिनका हम कह सकते हैं कि कार्डिनल मेजर पॉसिबल है। वो हैं ओन प्राइस, कंज्यूमर की इनकम और रिलेटिव गुड के प्राइसेस। तो इन्हीं के बेस पर 3 तरह की हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये किसकी वजह से है? ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत की वजह से। फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच, ये किसकी वजह से है?
कंज्यूमर्स इनकम, उपभोक्ता की आय से रिलेशन है इसका। और थर्ड है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हिंदी में हम कहेंगे आड़ी लोच, मांग की आड़ी लोच। यहां पर क्या है, क्रॉस मतलब डिमांड एक वस्तु की है और प्राइस दूसरी वस्तु का है, तो यहां क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड। ठीक है, कोई भी जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत के इफेक्ट को जब हम देखते हैं तो हम उसको जब हम मेजर करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या आ जाती है हमारे पास, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 3 तरह की हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी फर्स्ट वन जो टाइप है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। तो अभी अभी हमने लर्नर्स एक डेफिनेशन की थी, ठीक है, आपने देखिए बस ये एक ही डेफिनेशन है, इसी को लर्न करना है और इसी में हम एडिटिंग करते चले जाएंगे सारी डेफिनेशंस के लिए। हमने यहाँ लिखा था मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहते हैं। बस हम क्या करेंगे, इसमें मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की जगह पर क्या लिख देंगे, वस्तु की स्वयं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, होने वाले परिवर्तन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वस्तु की स्वयं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की, यहां क्या आ जाएगा, कीमत लोच कहते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हमने परिभाषा कही, अगर हम सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं कि मांग की जो कीमत लोच है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, और ये पी प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या कह रहे हैं हम, कीमत, वस्तु की स्वयं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को, ठीक है। तो परिवर्तन जिसमें जो कारण है वो क्या है, कीमत में होने वाला परिवर्तन, तो वो आ जाएगा नीचे, कीमत में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, मांग में होने वाला, जो परिणाम है वो ऊपर, मांग में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। अब हम इसको माप रहे हैं तो हम कौन सा परिवर्तन हम देखेंगे, तो परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज। परसेंटेज चेंज यानी कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ओन गुड, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी या क्वांटिटी डिमांडेड, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये भी जो फॉर्मूला है हमारा, ये कहाँ से आया है, डेफिनेशन से। यही तो हमने कहा था, कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की कीमत लोच कहते हैं। वही की वही चीज़ हमने किस में लिख दी, इस फॉर्मूले में लिख दी। आप देखिए ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब हमें किसी भी चीज़ में परसेंटेज चेंज देखना हो तो हम क्या देखते हैं, चेंज कितना हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो सिंबल है इस तरीके से एक ट्रायंगल है, ये किसको शो कर रही है, चेंज को। ट्रायंगल जो है वो किसको शो कर रहा है, चेंज को। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय इनिशियली, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो ऐसे ही होता है, जो इनिशियल वैल्यू होती है उस पर निकलता है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, इसी तरीके से प्राइस में कितना चेंज हुआ, इनिशियली प्राइस कितना था, मल्टीप्लाई बाय 100।
100 से 100 कैंसिल, ये बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा क्यू बाय क्यू। अब ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो पलट जाएंगे, पी बाय डेल्टा पी हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डेल्टा क्यू बाय क्यू, पी को आगे ले लिया, एक सिमेट्रिक सी बन जाएगी कि चेंज वाली एक साइड होगी और ये आगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, पी बाय क्यू, और ये पीछे आ गया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब क्योंकि देखिए जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो ऑन प्राइस से यानी वस्तु की स्वयं की कीमत से कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली, नेगेटिवली। तो इसके साथ यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस फॉर्मूले के बेस पे ही सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो मांग की लोच है, अब ये तो आ गया कि ये है, उसकी डिग्रीज की बात करते हैं कि मांग की लोच देखो कितनी आएगी, 1 2 3 4 50 100, ठीक है, 0, ऐसे कैसे भी हो सकती है। तो उसको हमने कुछ डिग्रीज के अंदर बांटा है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, क्या चीज है ये, श्रेणियां। ठीक है, अब लर्नर्स यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये मांग की लोच के टाइप्स नहीं है, ये मांग की कीमत लोच की श्रेणियां हैं। डिग्री, डिग्री मतलब कि लेवल कितना है मांग की लोच का, कि बहुत ज्यादा है मांग की लोच या कम है या ठीक ठीक है। ठीक है, डिग्री से मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, बहुत ज्यादा है या कम है या कितनी है। ठीक है, तो डिग्रीज का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जिसको हम कहेंगे हिंदी में पूर्णतया लोचदार मांग। तो यहां हमें पता चल रहा है कि मांग पूरी तरह से लोचदार है, इसी से पता चल रहा है। तो पूर्णतः लोचदार मांग कब होगी, उसको हम एक डायग्राम से करेंगे। यहां पर हमने लिया प्राइस एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और अगर हमारा जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से है, डी डी, ये अगर हमारा डिमांड कर्व है, तो इस पर जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, मतलब ये जो कर्व है ये पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कहलाता है। इस पर जो इलास्टिसिटी होगी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी, वो क्या होगी, इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है, जरा सा भी चेंज अगर प्राइस में होता है, तो डिमांड में इनफाइनाइट चेंज होता है, मतलब हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा अनंत परिवर्तन होता है, ये इसका मतलब है। वो कैसे, देखिए कि मान लीजिए इस पॉइंट पर है, ये प्राइस है और इतनी क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसी प्राइस पर तो कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक, क्या थ्री, इस तरीके से। लेकिन अगर प्राइस को थोड़ा सा भी, लिटिल बिट, थोड़ा सा भी अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाता है, ये तो पी है, इससे थोड़ा सा हमने यहाँ किया, अब ये देखो ये कहीं पर भी इसके सीध में जो है डिमांड कर्व नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पर डिमांड कर्व, वो कहाँ मिलेगी, वो वापस यहीं पर आ गई, यहाँ पर आकर के कहाँ मिल रही है, जा करके यहाँ इसी लाइन पे, इस लाइन पे नीचे आकर के क्वांटिटी तो नीचे मिलेगी ना, क्वांटिटी कितनी हो गई, 0। मतलब प्राइस में थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ था और डिमांड क्या हो गई, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोच है वो कैसी है, यहाँ पर इनफाइनाइट है, कि प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज होते ही डिमांड में इनफाइनाइट चेंज होता है, तो इसलिए इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी है, अनंत। मांग की लोच क्या है, यहाँ पर अनंत है, इन्फिनिटी है। इस तरह का जो डिमांड कर्व है ये किस में देखने को मिलता है हमें, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर देखने को मिलता है ये हमें। ठीक है, फिर आ जाइए दूसरा क्या है,
परफेक्टली inelastic डिमांड यानी पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग, देखो यहां पर क्या था, बहुत ज्यादा लोचदार थी, पूर्णतः लोचदार। लोच यानी कि थोड़ा सा होते ही बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। यहां पर क्या है, बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब है कि कुछ भी हो जाए मांग में कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और रिलेशन हम किसके साथ देख रहे हैं, सीधी सी बात है, प्राइस के साथ ही तो देख रहे हैं। यहां पर क्या आ गई, क्वांटिटी, और यहां क्या आ गया, प्राइस, ठीक है। और डिमांड कर्व, ये डी डिमांड कर्व होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए पहले प्राइस ये है P1 और क्वांटिटी इसको जैसे ये इसको टच करेगा वहाँ से हम नीचे एक्स एक्सिस की तरफ लाएंगे तो क्वांटिटी मिल जाएगी। क्यों, अगर प्राइस P1 से बढ़ करके P2 हो गया तो भी क्वांटिटी कितनी है, क्यों हुई है। प्राइस P2 से बढ़ करके P3 हो गया, इंक्रीज हो गया, फिर भी क्वांटिटी क्या है, उतनी ही है। मतलब प्राइस चेंज हुए जा रहा है, अगर डिक्रीज भी हो जाए तो भी वही बात है। प्राइस में चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। मतलब वही चीज़ होगी कि हम इस पर कितनी भी फोर्स लगा रहे हैं, कितने भी फोर्स लगा रहे हैं, बट कोई भी चेंज नहीं हो रहा। मतलब कितनी भी डिमांड प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है पर डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 है। तो ये क्या होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि बेलोचदार, ठीक है। फिर तीसरी टाइप की जो डिग्री है वो कौन सी हो सकती है, थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि इकाई लोचदार, ठीक है। इकाई लोचदार का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि जब मांग की लोच कितनी होगी, 1, ठीक है। तो इकाई लोचदार कब होगी, अगर मैं डिमांड कर्व की बात करूं तो उसमें तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और ये इस तरीके का जो डिमांड कर्व होता है ये डिमांड कर्व है हमारा। इसकी जो शेप है लर्नर्स, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं नहीं पता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। मीनिंग क्या है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी किसी भी पॉइंट पर, ये P1 प्राइस है, ये Q1 क्वांटिटी है, कोई भी आप इसके ऊपर कहीं पर भी कोई रेक्टेंगल अगर बनाएंगे तो उसका जो एरिया होगा, हर एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, ठीक है। इस पर अब क्योंकि इसके हर एक उस पर जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना चेंज क्वांटिटी, जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज किस में हो रहा है, डिमांड में, तभी तो आएगा। देखिए अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, यहाँ हमने लिखा था परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ऊपर हमने लिखा था परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लिखा था इलास्टिसिटी का। इसकी वैल्यू 1 कब आएगी लर्नर्स, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज है। इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब इन दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम। यानी अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड कर रही हूं तो 1 आएगा, या मैं 12 को 12 से डिवाइड कर रही हूं तो 1 आएगा। यानी कि जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही परसेंटेज चेंज किस में होगा, डिमांड में होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी है, वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ 10% जो है फॉल हुआ है किसमें, प्राइस में, तो जो डिमांड है हमारी वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गई, वो भी 10% ही इंक्रीज होगी। अगर ऐसा होता है तभी क्या है, जो हमारी
मांग की लोच है यानी कि इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी है, वो क्या होगी 1। तो इस कर्व पर इलास्टिसिटी कितनी है 1 यानी कि इकाई, यूनिट इलास्टिक। तो जितने परसेंटेज चेंज, इसको हम यहाँ की बजाय यहाँ लिख लेते हैं, जितना परसेंटेज ये P1 से घटकर कितना हुआ था P2, जितने परसेंटेज चेंज किस में हुआ प्राइस में, उतना ही परसेंट चेंज Q1 से Q2 में किस में हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड में। तो इलास्टिसिटी क्या हो गई 1। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे आगे हम क्या करने वाले हैं, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी इकाई से अधिक लोचदार। ठीक है, अब आप समझ गए बड़े अच्छे से कि इकाई से अधिक लोचदार कब होगी। देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, जब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगी और नीचे की कम होगी, है ना। जब इस तरीके से हमारे पास कोई दे रखी हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन दे रखी हो, तो जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो तभी उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है। यानी कि जब प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा चेंज किस में हो, क्वांटिटी डिमांडेड में। मतलब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, नीचे की कम आनी चाहिए। तो इलास्टिसिटी क्या आएगी 1 से ग्रेटर। ठीक है, तो अब उसको कर्व की फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमने ली क्वांटिटी और यहाँ हमने क्या लिया, प्राइस। ठीक है, और हमें क्या बनानी है, मोर देन 1, इकाई से अधिक। तो ये हमारा डिमांड कर्व आ गया। ठीक है, इस पे ये P1 प्राइस सपोज करो पहले और Q1 क्वांटिटी। अब प्राइस P1 से P2 हो गया, डिक्रीज हो गया, और डिमांड क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। अब ये दिख रहा है हमें कि यहाँ अगर 10% ये वाला जो एरिया देखो थोड़ा सा है, और जो डिमांड में चेंज का जो एरिया है वो ज़्यादा है, ये 20% है। तो डिमांड में चेंज प्राइस में चेंज से ज़्यादा है, तो इसलिए इलास्टिसिटी क्या हो गई 1 से ग्रेटर। ठीक है, 5th जो हमारी डिग्री है वो क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक यानी इकाई से कम। इकाई से कम कब होगी, फिर उसी फॉर्मूले पे चलते हैं, इकाई से कम कब होगी, है ना, कब होगी, जब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा हो और ऊपर कम। यानी प्राइस में जितना चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में उससे कम चेंज होगा। मतलब अगर नीचे वैल्यू 5 है तो ऊपर कितनी है 2, 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.4। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 1 से लेस आ रहा है ना। तो यानी कि जब प्राइस में जितना चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में उससे कम चेंज अगर होता है तो मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम। तो अगर हमें इसको डिमांड कर्व में बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस। ठीक है, और यानी डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये P1 प्राइस है, Q1 क्वांटिटी है। अब अगर ये P1 से घटकर P2 हो गया और डिमांड Q2 होगी, साफ दिखाई दे रहा है हमें कि ये वाला जो चेंज है ये ज़्यादा है, सपोज करो 20% है, और ये वाला जो चेंज है ये एरिया आपको कम दिखाई दे रहा है, ये 10% है। तो प्राइस में चेंज ज़्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड में कम है, तो इलास्टिसिटी क्या आ गई 1 से लेस। अब आपने देखा होगा कि कर्व तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हमने बनाए हैं, फिर हमें कैसे पता चला कि भाई ये वाले में ज़्यादा आएगी, इसमें कम आएगी। तो उसका देखिए, बड़ा आपको एक कर्व की शेप से आप बता पाएंगे कि जो इलास्टिसिटी है उसकी वो कम है या ज़्यादा है। बड़ा इजी सा वो है। देखो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किस पे होती है, इस पे, है ना, इस पे क्या है इन्फिनिटी, और सबसे कम किस पे है, इस पे क्या है 0। तो देखो जितना ज़्यादा जो कर्व है हमारा वो इसके तरफ झुकता चला जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ झुकता चला जाएगा। जितना ये यहाँ से जितना ऐसे होता जाएगा इलास्टिसिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी, और जितना सीधा खड़ा वर्टिकली होता चला जाएगा इसकी तरफ जाता जाएगा उतनी इलास्टिसिटी क्या होती जाएगी, कम। तो जितना ऐसे होगा इलास्टिसिटी ज़्यादा, और जितना इस तरीके से होगा इलास्टिसिटी कम। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा एक तरीका है जिससे आप बड़े इजीली एक कर्व की शेप देख करके बता सकते हैं कि इस पर क्या है, इस पर तो हमें पता है इन्फिनिटी है, इस पर 0 है, इस पर 1 से ज़्यादा है, और इस पे क्या है, इस पे सॉरी 1 से कम है, और इस पर क्या है 1 से ज़्यादा।
ठीक है। और यूनिटरी इलास्टिक केवल एक ही डिमांड कर्व होता है, ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व हमारा सिर्फ एक होता है, जिसकी शेप क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।